नमस्कार बच्चों, प्रेरणा बैच 2.0 में आपका स्वागत है। कल हमारी क्लास थोड़ी सी अधूरी रह गई थी क्योंकि कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, उसकी वजह से। तो आज हम क्लास वहीं से चालू करेंगे। ठीक है, देखते हैं। कल हमारा एक टॉपिक चल रहा था कूलाम का नियम। कूलाम का नियम जिसमें मैंने बता दिया था आपको कि कूलाम के नियम को व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्यों कहते हैं, यही बता दिया था। और मैंने ये बता दिया था कि 1785 में चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम नामक वैज्ञानिक ने दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल की गणना करने के लिए एक नियम दिया। अब वो बल चाहे आकर्षण प्रवृत्ति का हो चाहे प्रतिकर्षण प्रवृत्ति का हो, दोनों में से किसी भी प्रवृत्ति का हो सकता है। जिसमें मैंने बताया था कि जो बल लगेगा वो दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैंने आपको बताया था कि एक पॉइंट है जहां पर एक आवेश स्थित है और दूसरा पॉइंट है वहां पर दूसरा आवेश स्थित है। अब ये दोनों आवेश किसी भी परिमाण के हो सकते हैं। ये धनावेश हो सकता है, ये भी धनावेश हो सकता है, या ये दोनों ऋणावेश हो सकते हैं, या एक धनावेश एक ऋणावेश भी हो सकता है। क्लियर है? अगर ये दोनों धनावेश होंगे तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, और अगर ये दोनों ऋणावेशित होंगे तो भी इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। और अगर एक धनावेशित है और एक ऋणावेशित है तो इनके बीच में आकर्षण बल लगेगा, क्योंकि समान आवेशों में प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों में आकर्षण पाया जाता है। और इनके बीच की दूरी को मान लेते हैं अपन r। इनके बीच की दूरी बेटा r है। क्लियर है? तो मैंने आपसे क्या बताया था कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बेटा यहां से ये समानुपाती का चिन्ह जब हम हटाएंगे तो यहां एक के आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यहां के एक नियतांक है, नियतांक या स्थिरांक। के एक नियतांक है। एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति का मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय मापन प्रणाली। एसआई पद्धति में के बराबर होता है 1/4πε0 1/4πε0, इसको पढ़ते हैं, या 9 गुणा 10 की घात 9। अब इसकी अगर अपन इकाई की बात करें तो थोड़ा सा साइड में देख लेते हैं इसी फॉर्मूले से कि इसकी इकाई कैसे निकालेंगे। तो फॉर्मूला अपना क्या निकला है? F बराबर K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब आपने क्या देखा कि हम इस K की वैल्यू निकाल रहे हैं, ये निकल आई, और K का परिमाण मतलब मात्रक निकालना चाहते हैं तो K को यहीं छोड़ेंगे, R स्क्वायर को इधर ले जाओ, तो F गुणा R स्क्वायर। Q1 और Q2 कहाँ जाएंगे? अपॉन में Q1 Q2 इज इक्वल टू K। F बल होता है, बल का मात्रक होता है, ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन। तो बल का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन। न्यूटन गुणा दूरी r है तो दूरी का वर्ग, यानी ये हो जाएगा, दूरी को हम बेटा मीटर में मापते हैं ऐसा ही पद्धति में, तो हो जाएगा मीटर का वर्ग, अपॉन में Q1 आपका आवेश है तो Q1 क्या है आपका? कूलाम। आवेश का ऐसा ही मात्रक मैंने आपको पढ़ाया था पिछली कक्षा में, आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम होता है, तो ये हो गया आपका कूलाम। ये भी कूलाम होगा तो इसका भी कूलाम होगा, तो कूलाम इंटू कूलाम 2 बार। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें अपन तो न्यूटन को SN से डिनोट करते हैं, मीटर को स्मॉल m से, और कूलाम को C से, और कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम का स्क्वायर। ये हो गया इसका ऐसा ही मात्रक। तो यहां इसको लिख देंगे अपन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलाम का स्क्वायर। ये हो गया ऐसा ही पद्धति में K का मान। तो ऐसा ही पद्धति में जब K का मान ये है तो कूलाम के नियम का मान कितना निकलेगा? F बराबर K की जगह या तो ये रख दो या ये रख दो, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। और आपको पता है कि बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, अभी बताया मैंने आपको, न्यूटन। यहां हम लगा देंगे न्यूटन। ठीक है बेटा? तो ये हो गया आपका कूलाम का नियम ऐसा ही पद्धति में।
अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में जो नियतांक है उसका मान 1 होता है। कितना होता है? 1। अब 1 अपन इसकी जगह रखेंगे, या इसको मान के बोल दो समीकरण 1 जो भी है, k की जगह अगर हम k का मान 1 रखेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा, f बराबर k की जगह 1 रख दो तो 1 का मल्टीप्लाई किसी में भी करोगे तो वो संख्या वही रहती है। ये हो जाएगा आपका बेटा Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब आपने देखा होगा कि ऐसा ही पद्धति में बल का जो मात्रक था वो न्यूटन है, और सीजीएस मात्रक जो बल का होता है वो होता है डायन। डायन, डायन बोलते हैं इसको। ये हो गया आपका एसआई पद्धति में कूलाम का नियम, और ये हो गया आपका सीजीएस पद्धति में कूलाम का नियम। क्लियर है बेटा? अब इसमें कुछ चीजें हैं जैसे कि एप्सिलॉन 0 क्या है, इसका मान भी हमें पता होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं थोड़ा साइड में कि न्यूटन और डायन क्या है, देख लेते हैं। छोटा सा मिनट का 2 मिनट का है। हम जानते हैं कि बल का जो सूत्र होता है वो होता है बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। आप जानते हो कि द्रव्यमान, हम एसआई पद्धति की बात चल रही है, एसआई पद्धति की, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मापते हैं और त्वरण को हम मीटर अपॉन में सेकंड का स्क्वायर में मापते हैं। इसी को हम बेटा न्यूटन कहते हैं, इसी को हम न्यूटन कहते हैं। और सीजीएस पद्धति का मान मतलब क्या होता है कि न्यूटन जो निकाला है हमने उसका छोटा, तो सीजीएस पद्धति, क्योंकि यहां पे एक नोट आएगा, अभी आपको नोट कर लेना उसको, सीजीएस पद्धति। ये हो गया एसआई पद्धति, ठीक है। सीजीएस पद्धति में ये जो किलोग्राम मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर निकला है, तो किलोग्राम का सीजीएस मात्रक क्या होता है? ग्राम, ग्राम होता है। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो ये हो जाएगा ग्राम। ये क्या हो जाएगा बेटा? ठीक है, ग्राम इंटू मीटर का होता है सेंटीमीटर, और अपॉन में सेकंड का सेकंड ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सीजीएस पद्धति में। अब इसको कन्वर्जेशन कर लेते हैं कि 1 न्यूटन में कितना, और इसी को हम डायन कहते हैं, डायन। अब याद रखना कि जो न्यूटन है वो किलोग्राम मीटर इंटू सेकंड का स्क्वायर होता है, मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर होता है, इसी को हम न्यूटन बोलते हैं। और जो सीजीएस पद्धति में होता है वो ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। किलोग्राम का छोटा ग्राम, मीटर का छोटा स्मॉल सेंटीमीटर, और सेकंड आपका सेकंड ही होता है। आपने एसआई पद्धति और सीजीएस पद्धति दोनों पढ़े होंगे। अब इनको कन्वर्जेशन में देखें कि 1 न्यूटन में कितने डायन होता है, तो देखो जरा, अगर हम यहां 1 किलोग्राम लेते हैं या 1 मीटर लेते हैं या 1 सेकंड स्क्वायर लेते हैं, तो इसको हमें इसमें बदलना है। तो 1 किलोग्राम में बेटा कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। और अपॉन में 1 सेकंड में तो 1 सेकंड ही होता है, सेकंड स्क्वायर। अब इसको अलग कर लेते हैं थोड़ा सा, ये 3 जीरो हैं, ये 2 जीरो हैं, तो यहां हो जाएगा 10 की घात 5 जीरो। ये हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसी को कन्वर्ट कर रहे हैं हम। तो आपने क्या देखा, इसको हम कहते हैं डायन। तो क्या निकल आया, यहां लिख देते हैं, 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डायन। दस की घात 5 डायन। ये थोड़ा सा क्या है, कभी कभी ऑब्जेक्ट में पूछ लेते हैं, और वैसे भी हमें पता होना चाहिए कि इन दोनों में क्या कन्वर्जेशन है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपका कूलाम का नियम। अब कूलाम का नियम किन किन चीजों पर लागू होता है, किन किन चीजों पर लागू नहीं होता, तो इसके लिए हम कूलाम के नियम की सीमाओं को पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने कल आपको परिभाषा में पढ़ाया था
कि कूलाम का जो नियम है वो स्थिर आवेशों के लिए मान्य है, गतिमान आवेशों के लिए कूलाम का नियम मान्य नहीं होता। तो अपन सीमाओं को थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। कूलाम के नियम की सीमाएं, ठीक है बेटा, देखते हैं कूलाम के नियम की सीमाएं। देखो, पहला, कूलाम का नियम स्थिर आवेशों के लिए मान्य है, ठीक है, केवल स्थिर आवेशों के लिए, गतिमान आवेशों के लिए मान्य नहीं। अब स्थिर की बात कर ली है तो गतिमान लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहोगे तो लिख दोगे तो कोई गलत थोड़ी हो जाएगा। गतिमान आवेशों के लिए मान्य नहीं है, ठीक है। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका, इसे थोड़ा सा दूसरा पेन ले लेते हैं, ये ठीक है। कूलाम का नियम यहां स्थिर हो गया। अगला है बिंदु आवेशों के लिए मान्य है। तीसरा, बिंदु आवेशों के अलावा अन्य कोई आवेश होंगे तो उनमें कूलाम का नियम काम नहीं करता। तीसरा है, दो आवेशों के बीच की दूरी कुछ किलोमीटर की कोटि से, कोटि का मतलब होता है वो जो कितना मान है उसका, किलोमीटर की कोटि से 10⁻⁻15 मीटर से अधिक होना चाहिए। क्या ऐसा लिख देना, दो आवेशों के बीच की दूरी कुछ किलोमीटर की कोटि से 10⁻⁻15 मीटर से अधिक होना चाहिए, ठीक है। अधिक होना या होनी चाहिए, ठीक है, अधिक होनी चाहिए। अब यहां एक पॉइंट आया कि इससे अधिक दूरियों के लिए ही मान्य क्यों है। इसके पीछे रीजन ये होता है कि ये जो दूरी है ये नाभिकीय दूरी बोलते हैं इसको, क्योंकि नाभिक के बीच में जो त्रिज्या होती है वो यही होती है, नाभिक की त्रिज्या है। अब होता क्या है कि नाभिक के अंदर ये नाभिक है, सॉरी ये परमाणु है और ये नाभिक है, ये प्रोटॉन है और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन है। तो इनके बीच में जो दूरी रहती है वो ये रहती है। अब इन दूरियों के बीच में जो बल लगता है वो बहुत ही प्रबल बल होता है, जिसे हम नाभिकीय बल कहते हैं, नाभिकीय बल कहते हैं। इस बल को ज्ञात करना असंभव है। मतलब कहने का मतलब यह है कि इन बलों के बीच की गणना, मतलब इन कणों के बीच की गणना नहीं कर सकते कि इन कणों के बीच में कितना बल लग रहा है, ठीक है। अच्छा, ये चीज इनके बीच में जो बल पाया जाता है वो बल पहले से डिसाइडेड है, लेकिन अगर कोई आवेश आप इतना नजदीक रख पाओगे, नहीं रख पाओगे, क्लियर, क्योंकि बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं जो दिखाई नहीं देते। तो ये तीन आपकी सीमाएं हो गई कूलाम के नियम की, क्लियर है। अब उसके बाद वापस से उस टॉपिक पे आते हैं, थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि F बराबर निकला था आपका 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R²। तो इसमें हम सब चीजों के बारे में जानते हैं कि ये बल है, ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी है और ये दोनों आवेश हैं
और ये जो है वो नियतांक है जो k है। ठीक है, इसका मान कितना होता है 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलाम का स्क्वायर। बेटा इसको याद रखना है। तो एक काम तो ये करते हैं कि इसका भूमि सूत्र निकाल लेते हैं। क्लियर है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलाम का स्क्वायर, तो ये के का भूमि सूत्र हो जाएगा। दूसरी बात, ये जो बल है इसका भूमि सूत्र आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में कि बल का भूमि सूत्र क्या है। तो मैंने अभी आपको बताया कि बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। फिर मैंने आपको बताया कि द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मापते हैं और त्वरण को मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर में मापते हैं। अब किलोग्राम का जो भूमि सूत्र होता है वो होता है कैपिटल एम। ठीक है, और जो मीटर है उसको एल से डिनोट करते हैं, और जो एस स्क्वायर है सेकंड स्क्वायर ये टाइम है, तो टाइम का भूमि सूत्र हो गया टी, तो इस पे स्क्वायर लगा दो। अब आप क्या देखोगे कि एम एल टी स्क्वायर जो नीचे है जो ऊपर जाएगा तो ये प्लस का है, ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये जाएगा एम एल टी -2। ये हो गया बेटा बल का भूमि सूत्र। क्लियर है। उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि अगर हमें के का भूमि सूत्र चाहिए तो के का के क्या है नियतांक है, तो इसका भूमि सूत्र हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलाम का स्क्वायर। तो अभी आपने देखा कि जो बल है उसकी इकाई होती है न्यूटन, और न्यूटन का जो भूमि सूत्र निकला है वो ये है, तो इसको उठाओ और यहां न्यूटन की जगह पुट कर दो। ये हो गया आपका एम एल टी -2। उसके बाद मीटर स्क्वायर, तो मीटर क्या है लेंथ, इसका भूमि सूत्र हो जाएगा आपका एल स्क्वायर, और अपॉन में कूलाम का स्क्वायर। कूलाम क्या होता है चार्ज की इकाई है, आवेश की इकाई है, और आवेश की इकाई क्या है आपकी कूलाम है। तो आवेश का सूत्र होता है आवेश बराबर धारा इंटू समय। धारा को हम एम्पियर में मापते हैं इसीलिए उसका भूमि सूत्र हो जाएगा ए, और समय को हम टी बोलते ही हैं, तो कूलाम जो है इसका भूमि सूत्र होता है ए टी। अब स्क्वायर लगा हुआ है तो इन दोनों पे आप स्क्वायर डायरेक्ट लगा दो, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर टी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो कैसे, m अकेला है और कहीं m है ही नहीं, तो इसको m ऊपर रखा है तो ऊपर ही रहने दो। l यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, इसकी पावर 1 मान लो, तो 2 + 1 ये हो जाएगा आपका 3 ml3। अब t -2 है यहां पे, और t कहीं नीचे है, ये t2 प्लस का है, ये 2 जब प्लस का ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये t2 और ये 2 2 2 4, क्योंकि ये ऊपर जाके माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t की पावर -4। और ए स्क्वायर ऊपर कहीं नहीं है, नीचे है, नीचे प्लस का है, जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो a -2। यह भूमि सूत्र होता है आपका नियतांक का, है ना, कूलाम के नियम का नियतांक। तो k = ml3 t -4 a -2, ये आपका बल का नियतांक निकल आया और ये आपका k का नियतांक निकल आया। अब बात कर रहे थे हम इस फॉर्मूले में जितनी भी सारी चीजें हैं उनको बाकायदा डिटेल में पढ़ना है हमको। तो F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में r²। अब यहां पे एक जो ये आया है ε0, ये क्या है इसको भी देख लेते हैं। ε0 या ε0, ε0 इसे बोलते हैं बेटा वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। विद्युतशीलता आपने देखा होगा या आपने सुना होगा, नहीं तो मैं बता रहा हूं कि प्रयोगों के द्वारा यह निर्धारित किया जा चुका है कि आवेश के बीच में जो बल लगता है वो सबसे अधिक वायु या निर्वात में लगता है। उसके बाद दोनों आवेशों के बीच में जैसे जैसे माध्यम अपन लेके आएंगे परावैद्युत माध्यम, जो बल लगता है वो कम हो जाएगा, यानी बल का मान कम हो जाएगा। क्लियर है। तो हमने अभी देखा कि जो k है वो क्या था 1/4πε0, और इसका मान क्या था 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलाम का स्क्वायर। अब ε0 की वैल्यू हमको निकालनी है इसकी, तो इसको ले जाओ उधर और इस पूरे को उठा के कहां ले जाएंगे हम डिवाइड में,
तो ये हो जाएगा आपका 1/4 इंटू 9 गुणा 10⁹9 और न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम का स्क्वायर इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। अब देखो पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 4.31 है ना, या 22/7 होती है। तो कुछ भी रख दो, वैल्यू वही आनी है। 1/4 इंटू 4.31 निकाल लो कितना होता है, देख लो अपने आप निकल जाएगा। 7 का डिवाइड कर दो, सॉरी 1 मिनट, डिवाइड कर लो। 7 3 जा 21, एक पॉइंट लगा दो, 0 हो जाएगा। 3.14 सॉरी 7, ये हो जाएगा 3, 0 लगा दो 3.14, ठीक है। ये ऐसे निकाल ली, तो ये रख दो इसको 1/4 इंटू 3.14 इंटू 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम का स्क्वायर इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। अब इनका सबका मल्टीप्लाई करके आपको 1 में डिवाइड करना है, ठीक है। तो कर लेते हैं। 4 4 जा 4 चौक 16, 1 ऊपर ही चल रहा है। 4 एकम 4 और 16, एक पावर एक कैरी हो जाएगी। 4 एकम 4 और 1 5, ठीक है। और 4 3 12। 14 के बाद 2 अंकों के बाद दशमलव है तो दशमलव लगा दो यहां पे। इसका गुणा हो जाएगा 9 गुणा 10⁹9। ये मात्रक चली रहा है नीचे, याद रखना। न्यूटन, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, ज्यादा बड़ा हो गया, सॉरी। इसको ठीक है बेटा, अब सही रहेगा। 1/4 4 जा 16, यानी 4 चौक 16 की 6 हासिल की 1 और 4 एकम 4 1 5 और 4 3 12। 2 अंकों के बाद दशमलव है तो यहां पे दशमलव लगा दो, ठीक है। गुणा 9 गुणा 10⁹9 और न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम का स्क्वायर। इसे आराम से पढ़ेंगे, है ना, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि एक बार आप सीख गए तो फिर वैल्यू याद कर लेना इसको, ऐसा कुछ ज्यादा टेंशन लेना नहीं है इसमें। अब 9 का मल्टीप्लाई इससे कर लो, मैं एक बार करके बता देता हूं कि वैल्यू कैसे आई, फिर उसके बाद आप याद कर लेना इसको। 9 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, 9 छक्के 54 की 4 हासिल की 5। 9 पंजे कितना होता है 45, 45 और 5 50, 0 कैरी 5। 9 दूनी 18, 18 और 5 23 की 3 कैरी 2 और 9 एकम 9 और 9 2 11। 2 अंक बाद दशमलव है तो यहां लगा दो 2 अंक बाद दशमलव। ये हो जाएगा, यहां बच्चे का 10⁹9, 10⁹9 और ये मात्रक ऐसा ही चलेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम का स्क्वायर। अब एक में आप 113.04 का भाग दोगे तो कुछ ऐसा आएगा, एप्सिलॉन 0 बराबर इसका जो एक्चुअल मान निकलेगा वो निकलेगा 8.85 गुणा 10⁻⁻12, क्योंकि जब 9 को आप ऊपर ले जाओगे तो ये प्लस का ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 10⁻�9 यहां हो जाएंगी। और एक में आप 113 का भाग दोगे तो कुछ पॉइंट्स में आएगा और उन पॉइंटों को खिसका के आगे लाओगे तो ये 10⁻12 हो जाएगी। तो ये हो गया आपका। अच्छा, एक चीज और है, ये कूलम का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और न्यूटन मीटर स्क्वायर नीचे बचेगा, तो इसकी जो यूनिट है वो आपकी हो जाएगी कूलम का स्क्वायर अपॉन में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये हो गया एप्सिलॉन 0 की वैल्यू। क्लियर है, इसे याद रखना है, कई बार ऑब्जेक्टिव में ये फाइनल पेपर में पूछा गया है। इसे वायु निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। इसका मान होता है 8.85 गुणा 10⁻⁻12 कूलम का स्क्वायर अपॉन में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये आपको कैलकुलेट करने के लिए नहीं आएगा, आपको तो बस इसकी वैल्यू याद रखनी है। मैंने तो आपको बता दिया है कि इससे निकाला कैसे गया है। क्लियर है, एप्सिलॉन 0 का क्या होता है, वायु निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, अब अपन चेक करते हैं कि जो आवेश रखे थे हमने उनके बीच में हमने बल की गणना करी। अब हम चेक करेंगे कि पहले आवेश हमने रखा था वायु निर्वात में,
फिर हमने वही आवेश रख दिए माध्यम में। तो हम ये चेक करेंगे कि माध्यम में और वायु निर्वात में कितना अंतर हो जाता है बलों के बीच में। दो आवेशों के बीच में अगर हम माध्यम भर दें तो बल ज्यादा लगेगा या कम लगेगा, वो अभी हम चेक करेंगे, ठीक है। और वायु निर्वात में बल सबसे ज्यादा होता है, ये मैं अभी आपको बता चुका हूं कि प्रयोगों के द्वारा ये पता लगाया जा चुका है कि वायु निर्वात में लगने वाला बल दो आवेशों के बीच में सबसे अधिक होता है, और माध्यम में आवेशों के बीच में जो बल लगेगा वो कम हो जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। दो आवेशों के बीच परावैद्युतांक का प्रभाव। परावैद्युतांक का प्रभाव, ठीक है। अब मान के चलते हैं, इसको दो सेक्टर में बांट लेते हैं। पहला, वायु या निर्वात में बल। वायु या निर्वात में बल, ठीक है भाई। निकाल चुके हैं वायु निर्वात में F बराबर कितना होता है, कैपिटल में लेना है। F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। वायु या निर्वात में बल किसके द्वारा निकाला गया है, ये कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से, ठीक है। अब यहां निकाल लेते हैं माध्यम में, यही निकाल लेते हैं माध्यम में बल। माध्यम में बल किससे, कूलाम के नियम से। माध्यम के बल के लिए अपन एक काम करते हैं, चाहो तो यहां ए लगा दो। ए का मतलब हो जाता है एयर। वायु या निर्वात में यानी ए मतलब एयर, बल कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R² न्यूटन। और माध्यम में बल निकाले तो यहां लगा दो एम। एम मतलब मीडियम, ये हो जाएगा 1/4 पाई, खाली एप्सिलॉन ले लेंगे यहां पे। इसे कहते हैं माध्यम की विद्युतशीलता। 1/एप्सिलॉन इक्वल इंटू, इसको इंटू डायरेक्टली लिख दो, Q1 Q2 अपॉन R², ऐसा का ऐसे रहेगा, ये भी आपका न्यूटन रहेगा। इसे कर दो समीकरण 1 और इसे कर दो समीकरण 2। एक चीज और है, ये जो माध्यम की विद्युतशीलता आपको दिख रही है, इसका मान होता है, एप्सिलॉन का जो मान होता है उसे कहते हैं अपन एप्सिलॉन नॉट के। ये होता है माध्यम की विद्युतशीलता। माध्यम की विद्युतशीलता, ठीक है। अब एक काम करो, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दो। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, या तो भाग दे दो या फिर इसकी एक परिभाषा और होती है। क्या होती है परिभाषा, चाहे भाग दे दो, मैं अभी बताता हूं आपको, है ना, क्या परिभाषा होती है। एफ ए अपॉन में एफ एम बराबर, ये लिख लू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R² अपॉन में 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में R²। अब आप देख सकते हो कि इस पूरे से ये कट जाएगा, 1/4 पाई से 1/4 पाई कट जाएगा, एप्सिलॉन कहां चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा एफ ए अपॉन में एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन में
एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब एफ ए अपॉन एफ ऑन एफ एम और ये एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं कि ये है आपका परावैद्युतांक। परावैद्युतांक इसे एप्सिलॉन आर से भी दर्शाते हैं, निरपेक्ष विद्युतशीलता। क्लियर है? तो आपने क्या देखा, ये जो निकला है वो एक अनुपात है एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इसे एप्सिलॉन कहते हैं, इसे एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, या हिंदी में पढ़ दो एप्सिलॉन जीरो, जो भी है। अब यहां से परावैद्युतांक की एक परिभाषा बन जाएगी। क्या परिभाषा बन जाएगी, देखते हैं। यहां से क्या निकला था अपन ने, के बराबर एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, जो निकला था आपका एफ ए अपॉन में एफ एम। परिभाषा क्या होगी बेटा, यहां जो एप्सिलॉन है उसे कहेंगे हम माध्यम की विद्युतशीलता। तो ये परिभाषा बन जाएगी आपकी माध्यम की विद्युतशीलता तथा, और एप्सिलॉन जीरो क्या है, वायु निर्वात की विद्युतशीलता। वायु या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं, के। और के क्या है, परावैद्युतांक कहते हैं। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 नंबर में, ठीक है, कि परावैद्युतांक किसे कहते हैं। तो क्या कहोगे आप, माध्यम की विद्युतशीलता तथा वायु या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। अच्छा, ये परिभाषा जो निकली है वो इस वाले सूत्र से निकली है। इस वाले सूत्र से भी एक परिभाषा निकल सकती है। कैसे, कि वायु या निर्वात में लगने वाला बल, या दोनों दो आवेशों के बीच में वायु या निर्वात में लगने वाला बल तथा माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को हम परावैद्युतांक कहते हैं। यह परिभाषा भी बन सकती है, या लिख देते हैं वायु या निर्वात में, ऐसा लिख दो, दो आवेशों के बीच, दो आवेशों के बीच वायु या निर्वात में लगने वाला बल तथा माध्यम में लगने वाला बल। यानी पहले दोनों आवेश रख दिए हमने वायु या निर्वात में, और बल की गणना कर ली, निकाल लिया बल। बल कितना आया, एफ ए जो भी है। फिर उसके बाद उन दोनों आवेशों के बीच में हमने एक माध्यम रख दिया, ठीक है, कोई भी कुचालक माध्यम। फिर जो बल निकला वो एफ एम निकल आया। तो मैंने वही परिभाषा लिखी है कि दो आवेशों के बीच वायु या निर्वात में लगने वाला बल तथा माध्यम में लगने वाला बल के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। परावैद्युतांक कहते हैं। इसे के से दर्शाते हैं, इसे के या एप्सिलॉन आर से भी दर्शाते हैं, ऐसा लिख देना। एक चीज और लिख देना, इसे निरपेक्ष विद्युतशीलता भी कहते हैं।
फॉर्मूला ये हो गया। अगर हम माध्यम की विद्युतशीलता निकालेंगे तो एप्सिलॉन जीरो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, या इसको हम के को क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन आर भी कह देते हैं। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, के या एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, थोड़ा और चाहिए हमको जगह। ठीक है चलो, अब एप्सिलॉन निकालेंगे तो ये कहां जाएगा, इधर। इसके साथ जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि एप्सिलॉन नॉट, या इसके साथ जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन, क्योंकि ये बचेगा। ये फॉर्मूला है बेटा आपका, क्लियर है। इस फॉर्मूले को कहते हैं अपन माध्यम की विद्युतशीलता, जहां पे निरपेक्ष विद्युतशीलता और वायु निर्वात की विद्युतशीलता के गुणनफल को हम माध्यम की विद्युतशीलता कहते हैं। ये परावैद्युतांक है और एप्सिलॉन जीरो क्या आपका वायु निर्वात की विद्युतशीलता। अच्छा, एक चीज और देखो, एक चीज और इसमें और ये याद रखनी है आपको, यहां लिख लेते हैं, परावैद्युतांक की कोई इकाई या कोई मात्रक नहीं होता। परावैद्युतांक, परावैद्युतांक का कोई मात्रक नहीं होता, यानी ये मात्रक विहीन राशि है। ठीक है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप लिख लेना, ओटी में पूछे जाते हैं, जैसे कि पदार्थ, और यहां लिख लेते हैं अपन परावैद्युतांक। की जैसे पदार्थ में लिख लेंगे अपन, पहला है जल। जल के लिए परावैद्युतांक का जो मान होता है वो होता है बेटा 80.6, इसे अप्रोक्स अपन 81 मान लेते हैं। और ये मैंने आपको बता दिया था कि परावैद्युतांक का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा है आपका कांच। कांच का जो परावैद्युतांक होता है वो होता है आपका 5.10। क्लियर है। उसके बाद तीसरा है आपका एवोनाइट। एवोनाइट, एवोनाइट का जो परावैद्युतांक होता है वो होता है बेटा 2.29, 2.29 या 2.28, जो भी लिखना चाहो, अप्रोक्स इतना ही होता है। ठीक है, वायु का परावैद्युतांक होता है 1। और धातु का परावैद्युतांक होता है आपका अनंत। क्लियर है, ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद और भी बहुत सारे परावैद्युतांक हैं, लेकिन आपको ये मेन इंपोर्टेंट है। ठीक है, जो एग्जाम में आने के चांसेस हैं, ये हमने सब पढ़ रखे हैं। जल भी अपना है, कांच भी है, एवोनाइट भी है, वायु भी है और धातु भी है। हालांकि एमपी बोर्ड में शायद पिछली बार ये आ चुका है कि वायु का परावैद्युतांक कितना होता है और धातु का परावैद्युतांक, ये दोनों पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। तो क्या पता नेक्स्ट इनमें से टारगेट हो। ठीक है, तो इसीलिए इनको आपको कंटेस्ट कर लेना है। और इसमें कोई भी समस्या अगर आपको आती है तो डाउट बॉक्स है, आप बेझिझक कोई भी डाउट पूछिए, नो प्रॉब्लम, जो फिजिक्स से रिलेटेड होने चाहिए, है ना। कोई ऐसा नहीं हो कि तुम अपनी घर गृहस्थी की चीजें लेके आ जाओ, सर आपने ही बोला कि डाउट बताने हैं। ठीक है, तो अगली क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।